अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आयनाइजेशन और एनर्जी। आयन को पहले समझते हैं कि आयन क्या। आयन को समझने से पहले हमें एटम का पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने एक एटम लिया है जो कि आपके पास है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर 12 है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे और आपके पास प्रोटॉन भी उसके अंदर 12 होंगे। अगर हम आयन की बात करते हैं कि आयन क्या होता है, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एटम अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, जिस तरह मैग्नीशियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो हम इसको कहते हैं कि ये आयन बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम जो होगा आपके पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास इसके पास पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो आपके पास उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए 11 और उसके पास प्रोटॉन 12 हो गए। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ गई है, तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। और आयनाइजेशन में जेशन मीन फॉर्मेशन, यानी आयन बनने का प्रोसेस। यानी ये जो आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है तो ये आपके पास क्या है, ये आयन बन गया है। और नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी, यानी इसको हमने कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी तो तब जाकर इसका न्यूक्लियस से जो, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसमें 12 प्रोटॉन थे तो इसका न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन पर भी लग रहा है। तो न्यूक्लियस की फोर्स से इसको आज़ाद करने के लिए जो हम इसको एनर्जी देते हैं इसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या डिफिनीशन होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे जो हमने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो उसके लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर थी। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा हमारे पास है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो उसको हमने 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। अब अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम इसका लॉस करना चाहते हैं तो आपके पास आपको इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन उससे लॉस हुआ था तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए थे लेकिन प्रोटॉन तो वही 12 हो गए थे। इसी तरह अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन उससे लॉस करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद मज़ीद कम हो जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस का फोर्स आपके पास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं तो न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉनों पर और ज़्यादा लगती है, तो हमें जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उससे ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसका देख लें तो मैग्नीशियम से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें 1450 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसको देनी होगी, तब जाकर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसके फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है। एटॉमिक रेडियस जिस तरह आपके पास है तो इसका रेडियस जब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो इसका रेडियस मज़ीद छोटा होता जाएगा, तो इसके ऊपर भी फैक्टर है ये। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते जाएंगे तो आपके पास इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम उसके शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो आपके पास इन इलेक्ट्रॉनों को इन इलेक्ट्रॉनों ने शील्ड रख किया था, तो ये तो आपके पास चले जाएंगे तो फिर आपके पास इनके ऊपर शील्ड कम हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पीरियड्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है या ग्रुप में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है।
अगर हम पीरियड्स में बात करते हैं तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है। यानी हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, लिथियम है। लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है। अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट मैंने कार्बन लिया था, तो हमारे पास इसमें एक ही शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे। ये भी सेकंड शेल था, ये भी है, और इस तरह ये भी सेकंड शेल है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एक ही शेल में, तो साथ में आपके पास प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह इसमें भी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो जो इसमें आपके पास 6 प्रोटॉन है, इसी तरह इसमें 9 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो हमारे पास ग्रुप में क्या होता है कि शेल का इजाफा होता है। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो आखिरी या वैलेंस शेल पर डिक्रीज़ होती जाती है। इसमें 2 शेल हैं तो इसकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर हम इसका देख लें तो इसमें 3 शेल आ गए, तो इस तक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो फोर्स लगेगी तो कम होती जाएगी। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपके पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो फोर्स है वो आपके पास कम होती जाएगी। तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना और आसान हो जाता है। इसको थोड़ा मुश्किल होगा और इसको सबसे मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो टॉप टू बॉटम, ये आपके पास टॉप है और बॉटम है, यानी ऊपर से नीचे में जब की तरफ जब हम आते हैं तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपके पास शेल का इजाफा हो रहा है।